हेलो, वेलकम टू एमपीपीएससी क्लासेस। और हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। एमपीपीएससी के यूनिट नंबर 7 से रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसमें कि हमें जो मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि यूनिट नंबर जो 7 है उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें से जो लास्ट पार्ट है जिसमें कि हमको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है। ठीक है, जिसमें कि स्पेशली हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, पोल्यूशन, है ना, और कम्युनिटीज मतलब डिजास्टर्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मैंने आपको अगर कहूँ तो कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि हम एक एक पॉइंट समझते जाएंगे जो हमारा प्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कवर कर देगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है क्या? इन्वायरमेंट इज द मोस्ट बेसिक मीनिंग। इसका मतलब ये होता है दैट विच सराउंड्स, जो हमको सराउंड किए हुए वो होता है इन्वायरमेंट। और ये फ्रेंच वर्ड है जो कि इन्वायरन से बना हुआ है। इन्वायरन मतलब अराउंड। इसको डिफाइन किया गया है एज अ सराउंडिंग और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और ऑपरेट्स। जहां हम रहते हैं वही इन्वायरमेंट है। Environment broadly includes biotic and abiotic components. जो environment होता है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। रियल सेंस इज द सराउंडिंग अराउंड अस। ये एनवायरमेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है रियल सेंस में, वेयर वी फील, सी, परफॉर्म और डेली टास्क। अर्थ इज अ form of environment which comprises the component like water, air, living being, non-living being, etc. Living organisms both need both abiotic and biotic component of the environment for survival. A delicately balanced relationship between living organism and environment is critically important in this for their survival. Survival के इन दोनों के बीच का आपस में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं टर्म जो इन्वायरमेंट है ना। ये इसके बाद हम इन्वायरमेंट के बाद देखेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। जैसे इन्वायरमेंट वर्ड फ्रेंच वर्ड था, वैसे इकोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड है, जो कि ओकियोस मतलब होम और लोगोस मतलब स्टडी। कहने का मतलब जहां हम रहते हैं उसके बारे में स्टडी, है ना। जर्मन जूलॉजिस्ट है अर्नस्ट हैकेल, जिन्होंने इस टर्म को पहली बार बोला था। ये कभी पूछ सकता है एग्जाम में। अर्नस्ट हैकेल जो थे, इन्होंने पहली बार ऑन्कियोलॉजी वर्ड को यूज किया था 1869 में। And ecology may be defined as a scientific study of the relationship of the living organisms which each other and their with their environment। ठीक है, आपस में और environment के साथ क्या रिलेशन है, इसकी साइंटिफिक स्टडी को ही हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी। इकोलॉजी हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू ऑक्टियोलॉजी एंड सिंकोलॉजी। ये काफी डिटेल में हो गया, बस समझ लीजिएगा इसको। कभी ये वर्ड अगर आता है एग्जाम में, क्योंकि पीएससी कुछ भी उठा के पूछ लेता है। तो इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक साइंटिफिक स्टडी है जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके उसके सराउंडिंग के साथ में, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसके सराउंडिंग के साथ में स्टडी को ही इकोलॉजी कहते हैं। और इसमें ऑक्टियोलॉजी होता है जिसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल स्पीशीज की स्टडी होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। ऑक्टियोलॉजी जो है अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल प्लांट्स एंड एनवायरमेंट। एंड सिंकोलॉजी ये ग्रुप की स्टडी होती है जिसमें कि बहुत सारे स्पीशीज जो हैं, एक कोई कम्युनिटी है, ग्रुप है, उसका स्टडी को कहते हैं सिंक्योलॉजी। ठीक है। और इंडिविजुअल की स्टडी, जैसे कि टाइगर एक एरिया में रहता है, एक टेरिटरी वो बनाता है, तो वो उसकी स्टडी हम कर रहे हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, वो कैसे वहां पे सरवाइव करता है, कैसा बिहेवियर करता है। तो ये क्या हो गया? ऑक्टियोलॉजी। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी एरिया में सागौन के ट्री हैं और मध्य प्रदेश में सागौन के ट्री हैं और उत्तर प्रदेश में सागौन के ट्री हैं, इस जंगल में है वहां के जंगल में है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो सागौन के ट्री बिकॉज ये ग्रुप में हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? सिंक्योलॉजी। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब पहला वर्ड हमने देख लिया। पहला वर्ड क्या था? पहला वर्ड था इन्वायरमेंट। सेकेंड वर्ड हमने देखा इकोलॉजी। ये हम सिर्फ ट्री के पर्पज से काम की चीजें उठा के देख रहे हैं। इकोसिस्टम।
आगे काफी सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, ये पहले टर्म समझना है हमें। टर्म इकोसिस्टम जो है ये सर आर्थर टेंसले ने पहली बार कॉइन किया था इस टर्म को। मतलब इकोसिस्टम जनरली एग्जाम में पूछता है कि इकोसिस्टम वर्ड पहली बार किसने लाया था, तो सर आर्थर टेंसले ने पहली बार ये वर्ड को बताया था 1935 में। तो इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नेचर इनकम इन encompassing complex interaction between the biotic and abiotic components। जैसे कि एक पॉन्ड है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इकोसिस्टम को बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आर्थर टेंसले ने बताया था। इकोसिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर जगह, जैसे एक पॉन्ड है, तालाब है, उसमें मछलियां भी हैं, छोटे छोटे पौधे भी हैं, छोटे छोटे कीड़े भी हैं, बड़ी मछलियां भी हैं, कछुए भी हैं, सपोज टू वहाँ पे कोई बर्ड्स भी हैं, है ना, या वहाँ पे जो है मेंढक रह रहे हैं वो भी हैं। तो ये क्या है? एक छोटा सा एक इकोसिस्टम बन गया है जो एक दूसरे पर कैसे है? इंटरडिपेंडेंट है। तो ये एक अपने आप में एक इकोसिस्टम बन गया। तो इसको हम इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नेचर encompassing complex interaction between the biotic abiotic non biotic मतलब लिविंग एंड abiotic मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि पॉन्ड का सिस्टम। An ecosystem is a complex of a biotic community integrated with the physical environment through a exchange of energy and recycling the nutrients। जैसे कि अभी हमने बताया कि जैसे एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है, अगर उसमें हम देखेंगे बायोटिक कम्युनिटी इंटीग्रेटेड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि सपोज पानी के अंदर एक मछली रह रही है, ठीक है, वो मछली उस तालाब में छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स हैं उनको खाती है। और प्लस वहां का पानी जो है मतलब जिसको कहेंगे कि वो है फ्रेश वाटर है, ठीक है, मरीन वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर है। तो मछलियां जो है उस पानी में, उस फिजिकल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से रह रही हैं। और वो क्या करें, अगर जब मछलियां मर जाती है तो उसको यहाँ पे डिकम्पोजर्स खा रहे हैं, ठीक है। तो उस इससे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो रहा है। ecosystem can be reorganized as self regulating and self sustaining unit of landscape। An ecosystem has two basic components। अब इसके भी दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसमें नॉन लिविंग होते हैं एबायोटिक और लिविंग हो जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। अब देखिए जो हम बार बार बोल रहे हैं एबायोटिक बायोटिक, तो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसको हम डिवाइड करते हैं फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक फैक्टर एंड ऑर्गेनिक फैक्टर्स में। फिजिकल फैक्टर्स में आ जाता है टेम्परेचर, उस जगह का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, लाइट कितना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बातें हो गई कि ये इसके फिजिकल फैक्टर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो ये हमने बताया पहले फिजिकल फैक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक फैक्टर्स की। इनऑर्गेनिक फैक्टर्स की जब आप बात करेंगे ना, तो इसमें पहला आ जाता है वाटर, दूसरा आ जाता है ऑक्सीजन, तीसरा आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा आ जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये चार हो गए इनऑर्गेनिक फैक्टर्स। इसके बाद आपका आ जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसमें कि पहला हो जाएगा प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा लिपिड हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक में आ जाता है वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। और ऑर्गेनिक में आ जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। इसके बाद में एबायोटिक कंपोनेंट्स के बाद में हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा? ये चूंकि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, सो हम यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर की बात करेंगे। प्रोड्यूसर एज वी नो कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स क्या होते हैं? तो कंज्यूमर्स में जो है एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? इसमें जो है माइक्रोब्स आ जाते हैं डिकम्पोजर्स में, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम होता है जिसके के कुछ फंक्शंस होते हैं। एनर्जी का फ्लो थ्रू फूड चेन एक इकोसिस्टम है, जैसे कि सपोज ये ग्रास लैंड है, ठीक है। ग्रास लैंड के ऊपर में एक इंसेक्ट है, ठीक है, ग्रॉसहोपर है। ग्रॉसहोपर को जो है एक फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है। ये डायग्राम में बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगी। ये ग्रास है, ग्रास के ऊपर में क्या है? ग्रॉसहोपर है, ठीक है। इसको किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। अब फ्रॉग को कौन खा लेगा? फ्रॉग को मान लो फ्रॉग को फिर जो है मतलब एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है? ग्रास से एनर्जी किस में गई? ग्रॉसहोपर में गई।
क्रॉस ओवर से फ्रॉग में गई, फ्रॉग से किस में गई एनर्जी, ये स्नैक में चली गई, ठीक है। स्नैक को किसने खा लिया, स्नैक को बड़े बर्ड ने खा लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि एनर्जी का फ्लो कहाँ से हो रहा है, ग्रास से लेके बर्ड तक। तो यहाँ जो एनर्जी थी वहां से लेके ये एनर्जी उतनी तो पहुंचेगी नहीं, रिड्यूस हो कि कम हो कि यहाँ तक कि एट लास्ट बर्ड तक पहुंचेगी जो ग्रास से एनर्जी निकली थी। तो एनर्जी का फ्लो इस टाइप से होता है। तो एक एनर्जी फ्लो होता है, ये एक फूड चेन बन गया, ठीक है। अब जो ये बर्ड अगर मर जाएगा तो वो मिट्टी में मिल जाना है, और वो जब मिट्टी में मिल जाना है तो उसमें फिर घास उग जाना है। तो इस प्रकार से ये जो फूड चेन है इसमें एनर्जी फ्लो होता है। न्यूट्रिएंट का साइकिल होता है जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है। जैसे आप देख रहे हो कि प्लांट से एनिमल में, एनिमल्स से, मतलब ये जो चीजें फ्लो हो रही हैं, तो न्यूट्रिएंट्स भी तो फ्लो हो रहे हैं ना, कि ग्रासेस से जो है न्यूट्रिएंट वो ग्रासोपर में गए, वहां से फ्रॉग में गए, वहां से स्नैक में गए, तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है। इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट, एक इकोसिस्टम भी डेवलप हो गया कि जैसे ये मैंने आपको ग्रास का एग्जांपल दिया, तो ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम डेवलप हो गया यहाँ पे। इसके बाद में होमोस्टैटिस या साइबरनेटिक और फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। तो इसमें जो है एक ये अपने आप में चीजों को जो है बैलेंस करने का काम भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक बैलेंसिंग सिस्टम भी बन गया। ये देखो, अब इसके बाद में है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आप देख लोगे, बिकॉज देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये अच्छे से बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो होता है इसमें बेसिकली ये दो टाइप का होता है। पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा होता है मैनमेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम टोटली जो है सूर्य की ऊर्जा पे, सोलर रेडिएशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सोलर रेडिएशंस पे डिपेंड करता है, कौन, जो सोलर रेडिएशंस है। और इसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशन, लेक, रिवर, डेजर्ट, ये सारे इसमें आ जाते हैं, जो क्या कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फूड, फ्यूल, फॉडर, मेडिसिन, ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। अब इकोसिस्टम डिपेंड ऑन द सोलर रेडिएशंस, एनर्जी सब्सिडाइज्ड अल्टरनेटिव सोर्स सच एज विंड भी हो सकता है, रेन भी हो सकता है, टाइड्स भी हो सकता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टाइडल एस्चुरीज एंड कोरल रीफ्स भी हो सकता है। मैन-मेड इकोसिस्टम जो है ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड, एक्वाकल्चर, है ना, डिपेंडेंट ऑन द फॉसिल फ्यूल, मतलब इस पे भी डिपेंड करेगा, और उसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स पे भी डिपेंड करेगा, जैसे अर्बन एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भोपाल के पास में मंडीदीप एरिया है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो अपने आप में एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, वो एक अपने आप में एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। अगर आप इंदौर में है, इंदौर के पास में देवास है, वो एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक मैनमेड इकोसिस्टम है, और नेचुरल जो हमारे आसपास हर जगह हमें दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बायोम्स, ठीक है। बायोम्स भी पूछा जाता है एग्जाम में। दिस इज अ लार्ज रीजनल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय अ major vegetation types or associated faunas found in the specific climatic zones. Biomes refers basically or territorial area, ये एक territorial area होता है। The aquatic system like sea, river, etc. are also divided into distinct life zones on the basis of salinity, level of dissolved nutrients, water temperature, है ना, डेप्थ ऑफ सनलाइट एंड पेनिट्रेशन, इस पे डिपेंड करता है। इट इंक्लूड्स ऑल एसोसिएटेड डेवलपिंग और मॉडिफाइड कम्युनिटी अकरिंग विद इन द सेम क्लाइमेटिक रीजन्स। फॉरेस्ट बायोम्स, ग्रासलैंड बायोम्स, सवाना बायोम्स, डेजर्ट बायोम्स, ये आपने सब सुना होगा। तो बेसिकली बायोम्स क्या हो गया, ये एक बड़ा टेरेस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ पे बहुत बड़ा वेजिटेशन हमको मिलता है, फ्यूना मिलता है, अलग टाइप के क्लाइमेटिक रीजन्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अर्थ की, ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है। तो इसके आसपास जो एक अलग बायोम्स डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे एक अलग तरह का बायोम होगा, यहाँ अलग तरह का बायोम होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अलग तरह का बायोम्स डेवलप हो जाएगा, इन बिटवीन अलग होगा, इनके अबव अलग तरह का होगा, इसको हम बायोम्स कहते हैं। इसमें climate determine the boundaries of the biomes and the abundance of plants animals found in each। जैसे कि अगर अमेजोन फॉरेस्ट की हम बात करें, ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट में आप देखोगे कि उस रिवर, अमेजोन रिवर के किनारे जितना भी फॉरेस्ट एरिया है काफी डेंस है।
इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं ये बहुत अलग तरह के मिलते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, ये अलग तरह का बायोम डेवलप हो चुका है। ठीक है, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। इसके बाद में बायोस्फीयर एक वर्ड आता है। ठीक है, ये भी हम सिर्फ टर्म्स पहले समझे, फिर हम पूरा अंदर डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ये एडवर्ड स्यूज ने पहली बार ये वर्ड दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड स्यूज ने वर्ड दिया था 1875 में। और ये पार्ट है अर्थ का वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। इट इज द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वेयर प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूड्स। देखो, एमपीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो इन्वायरमेंट से जो है बहुत क्वेश्चन उठाता है, हमेशा बहुत क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, वी डेवलप किनशिप विद अदर विद one another, life, food, weather, water, shelter, mats. Biosphere is a part of Earth where life can exist. It is a zone of life on Earth where plants and animals includes. We develop kinship with one another for life, food, water, shelter, and mats. इन सब चीजों के लिए जो है हम आपस में एक मतलब जो कहेंगे कि एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करते हैं। It discrete unit has this discrete unit has living and non-living components which are interdependent and interrelated in the term of their structure, components and functioning. Biosphere represents a highly integrated and interacting zone. ये सबसे ज्यादा हाईली इंटीग्रेटेड और इंटरैक्टिंग जोन होता है जो कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। इट इज अ नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के अराउंड एक, जिसको हम कह सकते हैं कि नैरो सरफेस के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल एनवायरमेंटल कंसिस्ट द थ्री मेन सब डिवीजन, जिसमें पहला हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर, दूसरा हो गया लिथोस्फीयर, तीसरा हो गया एटमॉस्फेयर। ठीक है, पहला हो गया हाइड्रो, दूसरा हो गया लिथो और तीसरा हो गया एटमॉस्फेयर। The biosphere consists of a lower atmosphere, the land and the ocean, river, lake, where living beings are found. Biosphere is the absent of extreme of floods. ये कहाँ पर नहीं मिलेंगे? जहाँ एकदम नॉर्दर्न पोल पे नहीं मिलेंगे, जहाँ पे लाइफ ही नहीं होगी, एकदम एक्सट्रीम वेदर है, वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड है। और सेम वैसे ही साउथ पोल पे भी नहीं मिलेंगे। कभी एग्जाम में अगर पूछता है तो हमको पता होना चाहिए कि नॉर्थ एंड साउथ पोल पे किसी तरह का कोई बायोस्फीयर नहीं मिलेगा। सिर्फ जो है स्पोर्स ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया में भी मिल सकते हैं। ठीक है, एंड मेटाबायोटिकली एक्टिव एंड रिप्रेजेंट ओनली द डोरमेंट लाइफ। The organisms in the biosphere are broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. अब देखो यहाँ पे जो ये बायोस्फीयर है, पूरा जो अर्थ पे है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया प्लांट किंगडम और दूसरा हो गया एनिमल किंगडम। और थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड देखो थ्री डोमेन्स मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर मतलब हो गया आपका लैंड पोर्शन, फिर ये हो गया लिथोस्फीयर मतलब लैंड पोर्शन की बात करें, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर मतलब हो गया एक्वेटिक पोर्शन, एंड एटमॉस्फियर मतलब हो गया आपका ये एयर वाला पोर्शन, हवा, हवाई, आकाश। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर। द एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जब पेड़ काटोगे, जंगल काटोगे तो हमारी नीड्स वुड की तो फुलफिल हो जाएगी, और क्लियरिंग लैंड करोगे तो एग्रीकल्चर की जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। इट लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप। लेकिन इससे क्या होगा कि